आज जो आपकी परीक्षा हुई है आरआरबी टेक्नीशियन की, तो साथियों उस परीक्षा को देखते हुए, उस परीक्षा को मद्देनजर रखते हुए अब अगली शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं साथियों आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। यानी कि आज की इस वीडियो में साथियों वो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे जो आपको अपने एग्जाम में साथियों देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहां पर साइंस के क्वेश्चंस देखेंगे, उसके बाद करंट अफेयर के, उसके बाद रीजनिंग के और उसके बाद साथियों मैथ के। तो ये एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, आपकी शिफ्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो शुरू से अंत तक साथियों इस क्लास को देखिएगा। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस ब्लड ग्रुप को बॉम्बे ब्लड ग्रुप कहा जाता है। तो अगर आपसे साथियों ये सवाल पूछा जाए तो डबल एच ग्रुप आपको बता देना है। डबल एच ग्रुप को क्या कहा जाता है? बॉम्बे ग्रुप कहा जाता है। उसके बाद देखिए पूछा जा रहा है कि किस विटामिन की कमी के कारण इंसानों में रक्त अल्पता रोग होता है, यानी कि खून की कमी हो जाती है। तो कौन से विटामिन की कमी से? मैं कहूंगा साथियों विटामिन B12 की कमी से इंसानों में रक्त अल्पता नामक रोग हो जाता है, जिसको एनीमिया रोग कहा जाता है। उसके बाद देखिए कहने के दो क्रमागत श्रृंगों के बीच की जो क्षैतिज दूरी होती है ना, इसको क्या कहा जाता है? ये सवाल आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। इसको तरंग काल कहते हैं, नहीं साथियों इसको तरंग दैर्ध्य कहा जाता है। क्या तरंग दैर्ध्य इसको कहा जाता है? ये अच्छा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आएगा। उसके बाद देखिए कि निम्न में से क्या विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का उपयोग नहीं करता है? तो आपको यह मालूम होना चाहिए कि क्या क्या उपयोग करता है। देखिए विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का उपयोग विद्युत पंखा करता है, विद्युत घंटी करती है, विद्युत मोटर करता है, लेकिन विद्युत बल्ब नहीं करता है। अब नहीं करता है तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर कह रहे कि ध्वनि के उत्पादन और ध्वनि के संचरण के अध्ययन को कहा जाता है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में साथियों इस बार पूछा जाएगा आपके शिफ्ट। तो इस सवाल की अगर साथियों बात करें कि इस सवाल का जवाब क्या होगा, ध्वनि के उत्पादन और ध्वनि के संचरण के अध्ययन को क्या कहा जाता है साथियों? अकाउस्टिक्स कहा जाता है। यह शब्द आप लोग जरूर ध्यान रखेंगे, अकाउस्टिक्स। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है, पूछा जा रहा है कि यदि कोई वस्तु स्थित या निश्चित वेग से एक सीधी रेखा पर गति कर रही है, तो यदि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए तो वो अपनी प्रारंभिक अवस्था में ही बनी रहती है। ये कथन की बात है। तो न्यूटन के घर्षण का नियम है? मैं कहूं नहीं। न्यूटन के गति के प्रथम नियम है? मैं कहूंगा बिल्कुल सही। यानी कि ये डिक्टो कथन आपके सामने आएगा और ऑप्शन में न्यूटन का गति का प्रथम नियम लिखा होगा तो वही आपको लगा देना है। ठीक है ना? चलिए साथियों अब उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कह रहे हैं कि यदि पानी से भरी कांच की बोतल को ढक्कन से बंद करके फ्रीजर में रख दिया जाए तो क्या होगा? तो क्या होगा ये आपको बताना है। पानी के जमने के बाद कांच की बोतल पर, ये क्या लिखा हुआ है? कांच की बोतल पर, ठीक है, वायुमंडलीय दाब के कारण ये विकृत हो जाएगी। तो विकृत साथियों नहीं होगी। अंततः बर्फ के कारण कांच की बोतल फट जाएगी। ये आपका राइट आंसर होगा। तो इस सवाल का आंसर मैंने आपको बता दिया। अगला सवाल देखिए, आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध निम्न अनुसार है। यानी कि जो आइंस्टीन की अगर बात करें, इन्होंने जो साथियों एक तरीके से सूत्र दिया था वो E = mc² दिया था। और ऐसा कहां पर लिखा हुआ? ऐसा आपका ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। स्क्वायर यहां पर आना चाहिए था, छोटा सा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, देखिए और बताइए राइट आंसर क्या होगा। साथियों अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए। और अब आपकी जो भी साथियों शिफ्ट होंगी, जो भी शिफ्ट होंगी, एनालिसिस तो मैं नहीं करवाऊंगा क्योंकि एनालिसिस के ऊपर मनादी है। ठीक है, एक तरीके से बैन भी कह सकते हैं, एनालिसिस नहीं कराना है तो। लेकिन जो शिफ्ट आ चुकी हैं, ठीक है, वो एक तरीके से अगर बात करें जो बच्चों से पूछा जा रहा है उसके आधार पर जो नेक्स्ट शिफ्ट में साथियों आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं, जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, संभावित क्वेश्चंस है, वो साथियों यहां पर आपको मिले जाएंगे। ठीक है ना? तो इस चैनल पर साथियों नए हैं तो सब्सक्राइब तुरंत कर लीजिए। और जो ये वीडियो है और जो अगली वीडियो है, मतलब आप अपनी शिफ्ट से पहले जितनी भी वीडियोस टारगेट सिलेक्शन पर आए उनको साथियों सभी को वीडियो को वॉच करिए और अपने एग्जाम को क्रैक कर डालिए। देखिए अगला सवाल है, बच्चे खेलते समय कैरम बोर्ड पर पाउडर क्यों छिड़कते हैं? ये आपको बताना है। तो साथियों क्यों छिड़कते हैं ये आपको बताना है। घर्षण के लिए, मतलब घर्षण घटाने के लिए छिड़कते हैं, या घर्षण बढ़ाने के लिए, या सुगंध देने के लिए, बोर्ड को चमकदार बनाने के लिए। देखिए उनको घर्षण घटाना होता है। ठीक है, घर्षण घटाना होता है, इस वजह से पाउडर छिड़का जाता है। उसके बाद देखिए न्यूटन का निम्नलिखित में से कौन सा नियम बल की परिमाणात्मक परिभाषा देता है? तो मैं कहूंगा साथियों गति का जो दूसरा नियम है ना, गति का दूसरा नियम कहां पर लिखा? ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है।
है। ये न्यूटन की गति का दूसरा नियम साथियों बल की परिमाणात्मक परिभाषा देता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला देखिए, ऑप्टिकल फाइबर की कार्य प्रणाली का वैज्ञानिक सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन सा है? तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक अपवर्तन, अपवर्तन नहीं है साथियों, परावर्तन है। यानी कि ऑप्टिकल फाइबर की कार्य प्रणाली का जो वैज्ञानिक सिद्धांत है वो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन है। ये आप लोगों को याद रखना है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगला देखिए साथियों, अभी तो आपके विज्ञान के क्वेश्चन चल रहे हैं जो आपके एग्जाम में साथियों आ सकते हैं। उसके बाद साथियों करंट अफेयर के क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, उसके बाद रीजनिंग और मैथ को देखेंगे। यानी कि जैसा आपका पेपर आ सकता है वैसे क्वेश्चन यहां पर हम लोग देख रहे हैं। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि एक मानक स्रोत के रूप में किसी अज्ञात स्रोत से निर्मित प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो साथियों इस काम में तो फोटोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। क्या इस काम में फोटोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है? अगला देखिए, आसमान नीला किस वजह से नजर आता है बताइए? तो ये तो प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से आसमान साथियों नीला दिखता है। एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है। उसके बाद देखिए, मेंडलीव की आवर्त सारणी में 36 पंक्तियों को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो इसको साथियों क्या कहा जाता है? आवर्त कहा जाता है। क्या आवर्त कहा जाता है? उसके बाद देखिए, आवर्त सारणी किसके द्वारा तैयार की गई? तो ये किसके द्वारा तैयार की गई आपको याद रखना है, मेंडलीव के द्वारा ही आवर्त सारणी को तैयार किया गया था। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ठोसों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ऐसे करके आपसे पूछा जा सकता है। तो इसमें आपको बताना है ठोसों के संबंध में कौन सा कथन गलत है। ये देखिए कौन कौन से कथन सही है ठोसों के बारे में। किसी ठोस का आकार और आकृति निश्चित होती है और परिवर्तित नहीं होती। बिल्कुल साथियों, ठीक है। मान लीजिए एक यहां पर कोई चौकोर टाइप का एक ठोस का टुकड़ा है, तो ना तो इसका आकार आप बदल पाएंगे ना इसकी आकृति आप बदल पाएंगे, ठीक है। किसी ठोस को गर्म किए जाने पर उसके कणों का तापीय ऊर्जा कम हो जाता है, जिससे यह द्रव में परिवर्तित होती है। कोई ठोस को जितना भी गर्म कर लो ये द्रव में परिवर्तित नहीं होगी। तो मैं कहूंगा ये आपका गलत हो जाएगा। किसी ठोस के संगठन कणों के बीच लगने वाला अंतराणुक बल प्रबल होता है, यह बात बिल्कुल सही है। ठोसों में संगठक कण एक दूसरे के बहुत निकट अवस्थित होते हैं, यह भी सही है। यानी कि गलत पूछा था तो गलत ऑप्शन नंबर बी वाला है और ऑप्शन नंबर बी यहां पर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से मतलब यहां हवा में गर्म किए जाने पर सिंदूर कैडमियम के ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है या एंटीमनी की या कॉपर की या मरकरी के? तो यहां पर आपका जवाब जो होना चाहिए वो मरकरी के साथ जाना चाहिए। यानी कि हवा में गर्म किए जाने पर सिंदूर मरकरी के रूप में मरकरी के ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगले नंबर का सवाल है, यानी कि पानी को कठोर बनाने वाले दो प्रमुख खनिज कौन से हैं बताइए? तो मैग्नीशियम और कैल्शियम है क्या? मैं कहूंगा बिल्कुल मैग्नीशियम और कैल्शियम ही पानी को कठोर बनाने वाले प्रमुख खनिज हैं, आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किसे क्षारीय मृदा धातु के रूप में जाना जाता है? तो किसकी बात चल रही है साथियों? मैग्नीशियम की बात चल रही है। यानी कि मैग्नीशियम को क्या, मैग्नीशियम को क्षारीय मृदा धातु के रूप में जाना जाता है। राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कह रहे कि किसको ईंधन सेल कहा जाता है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ईंधन सेल की अगर बात करें साथियों तो आणविक ऑक्सीजन को क्या कहा जाता है? ईंधन सेल कहा जाता है आणविक ऑक्सीजन को। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए कि किसे जीवाश्म ईंधन के रूप में जाना जाता है? क्या जीवाश्म? देखिए ईंधन सेल पूछे तो आणविक ऑक्सीजन बताना, अगर जीवाश्म ईंधन पूछे तो जो जलाऊ लकड़ी होती है ना, जलाऊ लकड़ी, इसको जीवाश्म ईंधन कहा जाता है, ठीक है ना। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद देखिए तरल सोना की यहां पर बात चल रही है, किसकी साथियों? तरल सोना यहां पर साथियों बात चल रही है। क्या आपका यहां पर राइट आंसर हो सकता है बताइए? तो पेट्रोलियम की अगर बात करें तो पेट्रोलियम को तरल सोना कहा जाता है। ये तीन क्वेश्चन आप लोग जरूर ध्यान रखेंगे। ईंधन सोना पूछे तो आणविक ईंधन सेल पूछे तो आणविक ऑक्सीजन बताना, जीवाश्म ईंधन पूछे तो जलाऊ लकड़ी बताना, और अगर तरल सोना पूछे तो पेट्रोलियम आपको बता देना। उसके बाद देखिए अगला सवाल, कह रहे कि पके हुए केले में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मैं कहूंगा पके हुए केले में मैलिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा? मैलिक नहीं होना चाहिए साथियों, मौलिक अम्ल होना चाहिए। खैर कोई दिक्कत नहीं। अगला देखिए, खाद्य पदार्थों के जो खाद्य पदार्थ होते हैं, खाने लायक पदार्थ होते हैं, वो बासी हो जाने पर कौन सी गैस है? मतलब बासी होने का कारण कौन सी गैस है? वो किस गैस की वजह से बासी होते हैं? तो उसमें ऑक्सीजन साथियों जो है ना वो आ जाती है। तो मैं कहूंगा खाद्य पदार्थों के बासी होने का कारण ऑक्सीजन गैस है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किस रासायनिक यौगिक का इस्तेमाल
अचार में परिरक्षक के रूप में किया जाता है। तो किसकी बात चल रही है साथियों? सोडियम बेंजोएट की बात चल रही है। यानी कि सोडियम बेंजोएट की जब हम बात करते हैं तो ये एक रासायनिक यौगिक है, इसका इस्तेमाल अचार में परिरक्षक के रूप में किया जाता है। उसके बाद देखिए, समुद्र तल पर पानी का क्वथनांक कितना होता है? तो अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए कि समुद्र तल पर पानी का क्वथनांक कितना होता है तो 100 डिग्री सेल्सियस आपको बताना है। क्या बताना है? 100 डिग्री सेल्सियस आपको बता देना है। आंसर आपका जो जाएगा वो किस ऑप्शन के साथ जाएगा? वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए, कह रहे कि इनमें से कौन सा धावन सोडा का उपयोग नहीं है? तो अब आपको यह देखना है कि धावन सोडा के उपयोग कौन कौन से होते हैं। तो इसका उपयोग पेयजल को कीटाणु से मुक्त बनाने के लिए किया जाता है। धावन सोडे का इस्तेमाल पानी को या जल को कीटाणु से मुक्त बनाने के लिए किया जाता है। मैं कहूंगा नहीं, इसमें नहीं किया जाता है। इसका उपयोग यानी कि धावन सोडे का उपयोग जल की स्थायी कठोरता को या लिखा हो कठोरता को दूर करने के लिए, अच्छा ये लिखा है स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है। ठीक है ना? मैं कहूंगा हाँ, इसलिए तो सातु किया जाता है। इसका उपयोग घरेलू उद्देश्यों के लिए क्लीनिंग एजेंट के रूप में, बिल्कुल क्लीनिंग करने के लिए भी धावन सोडे का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। उसके अलावा अगर बात करें, इसका उपयोग कांच, साबुन और कागज उद्योग में किया जाता है। ये बात भी बिल्कुल सही है। तो पूछा था कौन सी बात सही नहीं, यानी कि धावन सोडे का उपयोग नहीं किया जाता है। तो इसका उपयोग पेयजल को कीटाणु से मुक्त बनाने के लिए नहीं किया जाता है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। अब अगला सवाल देखिए कि मैथियास शेलेडाइन तथा थियोडोर शॉन अपने निम्न सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध हैं। अक्सर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि शेलेडाइन और शॉन इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था? तो इन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया था। इनका पूरा नाम भी आप लोग ध्यान रखेंगे कि मैथियास शेलेडाइन और थियोडोर शॉन ने कौन सा सिद्धांत दिया था? तो कोशिका सिद्धांत दिया था। यह भी इंपॉर्टेंट है और पूछा जा सकता है। उसके बाद देखिए, कौन से कोशिका अंगक हाउसकीपर कहा जाता है? ठीक है, क्या लिखा हो, थोड़ी सी दिक्कत हो गई। कौन से कोशिका अंगक को, ठीक है ना, कोशिकीय हाउसकीपर कहा जाता है? तो लाइसोसोम की जब हम बात करते हैं साथियों, लाइसोसोम को ही क्या कहा जाता है? कोशिकीय हाउसकीपर कहा जाता है। ये आप लोग ध्यान रखें, ये कोशिकीय यहां पर आना चाहिए था बीच में। कोशिकीय हाउसकीपर किसे कहा जाता है? तो लाइसोसोम को कहा जाता है। अगला सवाल देखिए, साइटोलॉजी इनमें से किसका अध्ययन है? कोशिका का, जीवाणु का, फंगस का, पादप का? नहीं साथियों, मैं कह सकता हूं कि कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी कहा जाता है, कोशिका के अध्ययन को। उसके बाद देखिए, डीएनए मुख्य रूप से कोशिका के किसमें संग्रहित रहता है? साथियों, मैं कह सकता हूं कि आपकी जो शिफ्ट होने वाली है ना, उसमें बहुत अधिक समय नहीं बचा होगा। कुछ लोग हो सकता हो कि एग्जाम सेंटर के बाहर इस वीडियो को देख रहे हो, कुछ लोग अपने घर पर देख रहे हो, एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एग्जाम जाने की तैयारी कर रहे हो, और कुछ हो सकता हो साथियों 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन या 4 दिन, जितने दिन भी बचे हैं, जितने घंटे बचे हैं, इस पूरी वीडियो को देख लीजिएगा। और स्पेशली मैथ और रीजनिंग के जो क्वेश्चंस मैं आपको कराऊं, उन कॉन्सेप्ट को आप जरूर देखिएगा, वहां से पक्का सवाल साथियों आपसे पूछा जाएगा। अब यहां पर अगर बात करें, डीएनए मुख्य रूप से कोशिका के गोल्जिकाए में संग्रहित होता है। नहीं साथियों, कोशिका द्रव में, प्लाज्मा झिल्ली में। नहीं साथियों, केंद्रक में संग्रहित होता है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। आंसर आपका डी के साथ जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किसके द्वारा दिया गया था? तो माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किसके द्वारा दिया गया था? कार्ल बेंडा के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था साथियों? कार्ल बेंडा के द्वारा दिया गया था। उसके बाद देखिए, अगले नंबर का सवाल है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। तो किया जाता है कहां पर? पानी की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए, घरेलू उद्देश्यों के लिए, सफाई एजेंट के रूप में? नहीं, सोडा एसिड अग्निशामन के रूप में। बिल्कुल साथियों, यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग सोडा एसिड अग्निशामन के रूप में किया जाता है। राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। उसके बाद देखिए, सफेदी वाली दीवारें 3 से 4 दिनों के बाद किसकी वजह से चमकदार दिखाई देने लगती हैं? तो किसकी वजह से साथियों ये काम? कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से होता है। और ये सवाल आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप लोगों को याद रखना है कि सफेदी वाली दीवारें 3 से 4 दिनों के बाद किसकी वजह से चमकदार दिखाई देने लगती हैं? तो कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से चमकदार दिखाई देने लगती हैं। अगला देखिए, सिलिका जेल की छोटी थैली अक्सर गोलियां व पाउडर के रूप में दवाइयों की बोतलों में दिखती हैं। क्यों? क्योंकि सिलिका जेल जीवाणुओं को मारता है। ठीक है, या साथियों जीवाणुओं को मारता है, या रोगाणु और बीजाणु को मारता है, या नमी को सोख लेता है, या बोतल में स्थित सभी गैसों को सोख लेता है। तो मैं कहूंगा साथियों कि
एक तरीके से अगर बात करें तो नमी को सोख लेता है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल ये रहा, जवाब ये रहा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, रासायनिक यौगिक यानी कि आरडीएक्स का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो आरडीएक्स की अगर बात करें साथियों, आरडीएक्स का इस्तेमाल एक विस्फोटक के रूप में किया जाता है। किस रूप में? एक विस्फोटक के रूप में किया जाता है आरडीएक्स का इस्तेमाल। उसके बाद देखिए जेट हवाई जहाजों में प्रयुक्त होने वाला ईंधन कौन सा है? तो जो एक तरीके से अगर बात करें साथियों, आप लोग ध्यान रखेंगे, जो जेट हवाई जहाजों में जो ईंधन होता है ना, वो कैरोसिन एक तरीके से होता है। क्या जेट हवाई जहाजों में कौन सा ईंधन को इस्तेमाल किया जाता है? कैरोसिन को इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद देखिए कि पर्यावरणीय प्रदूषण का मुख्य कारण इसका उपयोग होता है। तो किसका उपयोग? मैं कहूंगा जीवाश्म ईंधन का उपयोग पर्यावरणीय प्रदूषण का मुख्य कारण है। तो राइट आंसर आपका जाएगा ए के साथ। अगले नंबर का सवाल है कि इनमें से कौन सा एक निम्न श्रेणी का भूरा कोयला है जो उच्च नमी सामग्री के साथ नरम होता है? तो किसकी बात चल रही है? लिग्नाइट कोयले की बात चल रही है। लिग्नाइट यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। लिग्नाइट ये निम्न श्रेणी का भूरा कोयला होता है और उच्च नमी सामग्री के साथ नरम होता है। अगला सवाल देखिए कि इनमें से किस ईंधन का ऊष्मीय मान पेट्रोल के बराबर होता है? तो किसकी बात चल रही है साथियों? कैरोसिन की बात चल रही है, यानी कि कैरोसिन ईंधन का ऊष्मीय मान पेट्रोल के बराबर होता है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला सवाल, तो अब साथियों यहां पर आपके सामने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोग देखेंगे करंट अफेयर के, जो आपके तकरीबन तकरीबन 10 सवाल पूछे जाना है ना। तो 10 सवाल से 10 शायद 10 से 20 क्वेश्चंस यहां पर मैंने एकदम टॉप लेवल के लिए हैं। तो देखिए साथियों कि वेस्टर्न इंडिया बिलियर्ड्स फाइनल किसने जीता है? तो साथियों पंकज आडवाणी ने जीता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए फसाई की रिपोर्ट के अनुसार देश भर में बिक रहे कितने प्रतिशत मसाले खाने योग्य नहीं है? तो कितने प्रतिशत साथियों? 12% मसाले जो हैं वो खाने योग्य नहीं है। ये भी आपसे एग्जाम में आपके पूछा जा सकता है। उसके बाद देखिए कह रहे कि आनंद महिंद्रा को कहां स्थापित यंग इंडिया स्किल्स यूनिवर्सिटी का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो कहां का साथियों? एक तरीके से अगर बात करें केरल का, कर्नाटक का, या साथियों तेलंगाना का? क्या आपका यहां पर राइट आंसर हो सकता है साथियों? फटाफट आप लोग बता दीजिए। साथियों अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को आप लोग यहां पर लाइक जरूर कर दीजिए, और इस वीडियो को साथियों देखने के बाद एक बार शेयर भी आप लोग जरूर कर दीजिएगा। चलिए, तो यहां पर साथियों तेलंगाना आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आनंद महिंद्रा को तेलंगाना में स्थापित यंग इंडिया स्किल्स का यूनिवर्सिटी का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। उसके बाद देखिए कह रहे कि हाल ही में किस देश में एक शक्तिशाली तूफान जिसका नाम एम्पिल है? तो एम्पिल तूफान कहां पर आया है? मैं कहूंगा ये तो जापान में आया है। उसके बाद देखिए कह रहे कि किस देश ने हैजा प्रकोप की घोषणा की है? तो किस देश ने? मैं कहूंगा सूडान देश ने हैजा प्रकोप की घोषणा की है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए किस विश्वविद्यालय ने सुरक्षा के लिए उन्नत साइनाइड सेंसर विकसित किए हैं? तो ये काम साथियों किसने किया है? ये काम केरल विश्वविद्यालय ने किया है, यानी कि केरल विश्वविद्यालय ने सुरक्षा के लिए उन्नत साइनाइड सेंसर को विकसित किया है। उसके बाद देखिए किसने पूर्व मुख्यमंत्री एम करुणानिधि की जयंती पर एक स्मारक सिक्का जारी किया है? तो किसने साथियों ये काम किया है? राजनाथ सिंह ने यह काम किया है। राजनाथ सिंह साथियों पूर्व मुख्यमंत्री एम करुणानिधि की जयंती पर एक स्मारक सिक्का जो है ना, वो राजनाथ सिंह ने ही जारी किया है। अगला सवाल देखिए, मान्याचीवाड़ी गांव किस राज्य का पहला सौर गांव बन गया है? तो किसकी बात चल रही है साथियों? तमिलनाडु की बात चल रही है, यानी कि तमिलनाडु राज्य में है ये मान्यवाचीवाड़ी गांव, और ये पहला सौर गांव बन चुका है। उसके बाद देखिए किस देश ने अनिवार्य सैन्य सेवा पुनः लागू की है? तो किस ने लागू की है? मैं कहूंगा क्रोएशिया ने दोबारा से अनिवार्य सैन्य सेवा लागू की है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए किस राज्य के राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दी है? तो मैं कहूंगा कर्नाटक, यहां अगर बात करें तो कर्नाटक राज्य के राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दी है। उसके बाद देखिए किस देश की विदेश मंत्री भारत की आधिकारिक यात्रा पर नई दिल्ली साथियों पहुंची हैं? तो ये जापान की है। क्या जापान की विदेश मंत्री हैं और भारत की आधिकारिक यात्रा पर साथियों नई दिल्ली पहुंची हैं? उसके बाद देखिए कि किस देश की, ये तो रिपीट हो गया, नहीं, किस देश की विदेश मंत्री भारत की आधिकारिक यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची हैं? तो क्या मैंने आपको साथियों बताया? जापान मैंने आपको बता दिया। अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर है कि प्रधानमंत्री मोदी किस देश की आधिकारिक यात्रा पर जाएंगे? तो ये कहां की साथियों आधिकारिक यात्रा पर जाएंगे, ये आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। क्या आपका यहां पर राइट आंसर हो सकता है? तो मैं कहूंगा कि पोलैंड की यात्रा पर जाएंगे। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कह रहे हैं कि साथियों
पैतोंग टार्न शिनवात्रा को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो मैं कहूंगा थाईलैंड का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया? इनका नाम थोड़ा सा याद रखेंगे साथियों, पैतोंग टार्न शिनवात्रा इनका नाम है। उसके बाद देखिए किसे नया स्वास्थ्य सचिव नियुक्त किया गया है? तो नया स्वास्थ्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? पुण्य सलिला श्रीवास्तव को ही साथियों क्या नियुक्त किया गया है? नया स्वास्थ्य सचिव नियुक्त किया गया है। अगले नंबर का सवाल है, कह रहे कि किस बैंक ने विजय फिक्स्ड डिपॉजिट की घोषणा की है? तो किसने साथियों? आरबीएल बैंक ने। क्या आरबीएल बैंक ने विजय फिक्स्ड डिपॉजिट की घोषणा की है? राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब अगले नंबर का सवाल देखिए और फटाफट बता दीजिए कि उसका राइट आंसर क्या होगा। कहने के विदेश मंत्री एस जयशंकर किस देश की आधिकारिक यात्रा पर जाएंगे? तो ये कुवैत की आधिकारिक यात्रा पर जाएंगे। किस देश की आधिकारिक यात्रा पर? कुवैत की आधिकारिक यात्रा पर। ये आप सभी लोगों को याद रखना है। ये जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूं सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और आपके एग्जाम में आने की संभावना है, आने के चांसेस हैं। उसके बाद देखिए कहां 70वें दिव्य कला मेले का उद्घाटन किया गया है? तो कहां किया गया है साथियों? रायपुर में किया गया है। कहां पर किया गया है? रायपुर में किया गया है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए कि हाल ही में निर्वाचन आयोग ने किस राज्य में चुनाव की तारीखों का ऐलान किया है? तो ये हरियाणा में भी और साथियों जम्मू कश्मीर में भी, यानी कि आपका राइट आंसर जो जाएगा वो किस ऑप्शन के साथ जाएगा? वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। अगला सवाल देखिए, कह रहे कि बैडमिंटन जूनियर चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहां पर किया गया है? तो ये कहां पर किया गया है साथियों? चीन में किया गया। कहां पर किया गया है? चीन में किया गया है। अब उसके बाद साथियों यहाँ पर आप लोग रीजनिंग के क्वेश्चंस देखेंगे। रीजनिंग के क्वेश्चंस होंगे और उसके बाद साथियों मैथ के क्वेश्चंस होंगे। तो पहला रीजनिंग का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, करके ए बी सी डी ई एफ जी एच एक वृत्ताकार मेज के परिता एक दूसरे से समान दूरी पर इसी क्रम में दक्षिणावर्त बैठे, यानी कि इसी क्रम में बैठे ए बी सी डी ई एफ जी एच में। ठीक है, तो साथियों एक यहाँ पर क्या बना लेते? गोल मेज बना लेते। कितने लोग हैं? 8 लोग हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। यानी कि सभी का मुंह मेज की ओर है, यानी कि मेज की ओर है, मतलब कहने का मतलब है सभी का मुंह केंद्र की तरफ है। किसकी तरफ है? केंद्र की तरफ है साथियों सभी का मुंह। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ यदि ई उत्तर पश्चिम दिशा में, यानी कि ई जो है ना उत्तर पश्चिम दिशा किधर है? देखिए ये हो जाएगी कौन सी दिशा? ये हो जाएगी उत्तर और ये हो जाएगी साथियों पश्चिम दिशा। क्या ये पश्चिम दिशा हो जाएगी? और ये कौन सी दिशा हो जाएगी? दक्षिण दिशा हो जाएगी और ये पूर्व दिशा हो जाएगी। तो क्या कहा जा रहा है कि ई उत्तर पश्चिम दिशा में है, यानी कि ई साथियों यहां पर है, ई यहां पर है। ठीक है, और कहने के बैठा है तो जी का मुंह किस दिशा में है? तो जी का देखिए अगर यहां पर ई है और यहां पर कहा गया था कि सभी क्रम से बैठे हैं तो ई से पहले डी आएगा और फिर सी आएगा, फिर यहां पर साथियों बी आएगा और फिर यहां पर साथियों ए आ जाएगा, यानी कि ए बी सी डी ई, फिर यहां पर एफ आ जाएगा और फिर यहां पर जी आ जाएगा और यहां पर एच आ जाएगा। सवाल में पूछा जा रहा है कि जी का मुंह किस दिशा में है? तो जी का साथियों मुंह किस दिशा में? सबका मुंह केंद्र की तरफ है ना, तो जी का मुंह किस दिशा में है साथियों? अगर यहां पर ऐसे करके लाएंगे तो ये पश्चिम और दक्षिण की साथियों क्या जी का मुंह है? तो मैं कहूंगा दक्षिण पश्चिम कहां पर लिखा हुआ है? दक्षिण पश्चिम ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सवाल को एक बार अच्छे से पढ़िएगा साथियों, फिर आपके समझ में आ जाएगा। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, इस सवाल को देखिए और बताइए राइट आंसर आपका क्या होगा। देखिए क्या कहा जा रहा है, कह रहे कि पूजा गुलाब की इकलौती बहन है। तो गुलाब की इकलौती बहन है साथियों पूजा, तो मान लेते हैं साथियों ये गुलाब हो गया और गुलाब की इकलौती बहन कौन है? इकलौती बहन का नाम है पूजा, तो यहां पर ये पूजा हो गई। उसके बाद कह रहे हैं कि केशव और सुमेर भाई भाई हैं, तो केशव और सुमेर भाई भाई हैं, मान लेते हैं साथियों केशव और सुमेर भाई भाई हैं। केशव और सुमेर जो है ना साथियों ये कौन है? ये भाई भाई हैं। कहने के गुलाब केशव का इकलौता भतीजा है। ये जो गुलाब है ना, गुलाब ये केशव का इकलौता भतीजा है। ठीक है, यानी कि देखिए इसका मतलब पता है क्या है कि ये गुलाब केशव का इकलौता भतीजा है, यानी कि ये केशव के भाई का बेटा है। तो केशव के भाई का बेटा कौन, सॉरी केशव के भाई यानी कि सुमेर का बेटा कौन है? गुलाब है। और केशव का ये कौन हो जाएगा? भतीजा हो जाएगा। और ये कौन हो जाएंगे? भतीजी हो जाएगी। चलिए केशव की, और उसके बाद लिखा हुआ है कि सुमेर सोनू का ससुर है, यानी कि सुमेर जो है ना वो सोनू, क्या लिखा हुआ है? सोनू का ससुर है। तो सोनू का ससुर कौन है? सुमेर है। तो मैं कहूंगा ये देखिए सुमेर की बेटी पूजा है, तो जो पूजा का पति होगा जो कि साथियों कौन है? सोनू है। पूजा का पति कौन है? सोनू है। तो सोनू क्या होगा? ठीक है, पूजा के पिता का पिता ये हो गए,
ठीक है, तो सोनू क्या हो जाएगा, दामाद हो जाएगा, यानी कि सुमेर क्या हो जाएंगे, ससुर हो जाएंगे। तो पूजा का सोनू से क्या संबंध है, यानी कि सोनू क्या कहेगा पूजा को, तो सोनू क्या कहेगा पूजा को, पत्नी ही तो कहेगा, तो पत्नी कहेगा तो पत्नियां पर राइट आंसर हो जाएगा। और पत्नी कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी वाले में है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है, कह रहे कि किसी कूट भाषा में SLIDE को 3 8 2 4 1 8 8 2 2 लिखा जाता है, तो उसी प्रकार आपको बताना है कि TREND को क्या लिखा जाएगा, ऑप्शन में से कौन सा आंसर यहां पर आपका राइट होगा। देखिए ये है आपका S, और S होता है 19 पर, L होता है 12 पर, I होता है 9 पर, D होता है 4 पर, E होता है 5 पर। अब ये S 19 पर है, 19 से यहाँ पर 38 आप देख पा रहे हैं, यानी कि 19 दूना 38 हो गया। ठीक है, 12 की अगर 2 से गुणा करा दे तो 24 हो जाएगा, 9 की करा दे 2 से तो 18 हो जाएगा, 4 दूना 8 हो गया, और ये 5 की जगह पर 22 कैसे आ गया है। तो 5 की अगर बात करें, देखिए 22 पर क्या होता है, V होता है, और E यानी कि E का विपरीत क्या हो जाएगा साथियों, V होता है। तो मैं कहूंगा शुरू से अंत वाला जो है वो अपोजिट बताना है, और बाकी डबल करते रहना है। जैसे कि T जो होता है ना वो 20 पर होता है, और IR 18 पर होता है, E साथियों 5 पर होता है, N 14 पर होता है, D 4 पर होता है। ठीक है, तो 20 का डबल कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। 40 कहां पर है, सिर्फ और सिर्फ इसमें है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। 18 दूना 36 हो जाएगा, 5 दूना, ठीक है, एक सेकेंड, 5 दूना कितना हो जाएगा, ये 5 है ना, E कितने पर है, ठीक है, तो यहां पर तो 10 आना चाहिए, कितना आना चाहिए। अब यहां पर ऐसा तो नहीं साथ, देखिए ये E है और ये भी E था, E का विपरीत क्या है, V, तो यहां पर V आना चाहिए, और V किस पर होता है, 22 पर होता है, तो ये लॉजिक लगा हुआ है। ठीक है, और 14 का डबल साथियों क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा, और फिर इसका डबल आएगा, 4 का डबल कितना हो जाएगा, 8 आ जाएगा। तो ऐसा कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है, आपकी स्क्रीन पर देखिए और बताइए राइट आंसर आपका क्या होगा। कहने के W X Y और Z ताश खेल रहे हैं। X ये क्या लिखा हुआ है, ये यहां पर Y होना चाहिए था, ये Y है। Y X के दाईं ओर बैठा है, जो W के दाईं ओर बैठा है, Y के दाईं ओर कौन बैठा है। अगर ये सवाल आता है, देखिए ताश खेल रहे हैं, तो मान लीजिए साथियों ये 4 लोग हैं, 1 2 3 और 4। क्या कहा गया है, कह रहे हैं कि y जो है ना ये x के दाईं ओर बैठा है। तो मान लीजिए अगर साथियों हम x को यहां पर बैठा दें, तो x के दाईं कौन बैठेगा, y बैठेगा। उसके बाद कहने के जो w के दाईं ओर बैठा है, कौन w के दाईं ओर बैठा है, जो कभी भी आ जाए तो इसका मतलब होता है दूसरे वाले की बात चल रही, इसकी नहीं, पहले वाले की नहीं, दूसरे वाले की। यानी कि w के दाईं ओर बैठा है x, तो w का दायां किधर हो जाएगा, w का दायां इधर हो जाएगा। w के दाईं कौन बैठा है, x बैठा है, और बचा कौन साथियों, बचा कौन, यहां पर z बचा, तो z यहां पर बैठ जाएगा। तो पूछा जा रहा है कि y के दाईं ओर कौन बैठा है, तो y के दाईं ओर कौन बैठा है साथियों, z बैठा है, तो z आपका क्या होगा, z आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, क्या कहा जा रहा है, कथन आपके सामने है और निष्कर्ष कहा गया, निष्कर्ष आपके सामने है। कथन में कहा जा रहा है कि कुछ विद्यार्थी खिलाड़ी हैं, तो मान लेते हैं साथियों ये क्या हो जाएंगे, ये विद्यार्थी हो जाएंगे। कुछ विद्यार्थी, तो इतने विद्यार्थी क्या हो गए, इतने विद्यार्थी साथियों खिलाड़ी हो गए, इतने विद्यार्थी खिलाड़ी हो गए, और सभी खिलाड़ी पुरुष हैं। सभी खिलाड़ी क्या हो गए, सभी खिलाड़ी साथियों पुरुष हो गए। तो अब निष्कर्ष आपको देखकर बताने कौन सा इसमें से सही है। कह रहे कि सभी पुरुष खिलाड़ी है, सभी पुरुष खिलाड़ी नहीं है, सभी खिलाड़ी पुरुष है, तो यह गलत हो जाएगा। कुछ पुरुष विद्यार्थी हैं, बिल्कुल साथियों कुछ पुरुष विद्यार्थी, इतने पुरुष विद्यार्थी हैं, तो दूसरा वाला आपका सही हो जाएगा। और ऐसा कहां पर लिखा हुआ है, ऐसा ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है कि दूसरा वाला बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है कि एक विशिष्ट कूट भाषा में, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, और ये क्वेश्चन साथियों आपके एग्जाम में इस बार यानी कि आपकी शिफ्ट में पूछा जाएगा। तो इस सवाल को साथियों बहुत ध्यान से आप लोग करेंगे कि यदि एक कूट भाषा में आई एम फाइन को ली सिव किम के रूप में लिखा जाता है, यानी कि आई का कोड हो सकता हो ली हो सकता हो सिव हो सकता हो किम हो, उसी प्रकार एम और एफ में का कोड कुछ भी इसमें से हो सकता है। ऐसा नहीं क्रम से ही लगे हैं तो क्रम से ही इनका कोड है, पहला पॉइंट यहां पर समझना है। ठीक है, उसके बाद यहां पर अगर बात करें तो उसी प्रकार यू आर फाइन का कोड यहां पर सी किम डे के रूप में है, और ऑल आर फाइन का कोड यहां पर किम रियू सी के रूप में लिखा जाता है। तो आपको बताने कि ऑल का कोड यहां पर क्या होगा। अब सबसे पहले आप देखिए ऑल यहां पर आ रहा है नहीं, यानी कि ऑल का कोड ली सिव किम नहीं हो सकता। ठीक उसी प्रकार यू आर फाइन का कोड इसमें, यानी कि इसमें भी ऑल नहीं आ रहे, तो ऑल का कोड सी किम डे नहीं हो सकता। ठीक है, तो एक काम करिए साथियों, देखिए अब
ऑल का कोड सी किम डे नहीं हो सकता, तो सी भी कट हो जाएगा और साथियों डी भी यहां पर कट हो जाएगा। उसी प्रकार इसमें से देखिए ली स्यू किम, ली स्यू किम ये भी नहीं होगा साथियों, यहां पर तो सिर्फ और सिर्फ बचा आर यू है। तो मैं कह सकता हूं कि ऑल का कोड क्या है, आर यू है। आंसर मिल गया। लेकिन अगर मान लीजिए आंसर आप यहां से नहीं निकाल पाते तो आप कैसे करते, तो आप ऐसे करते, देखिए ऑल आर फाइन। अब यहां यानी कि यहां पर ऑल है तो ऑल का कोड हो सकता हो किम हो सकता हो रियू हो सकता हो सी हो। यानी कि आपको अब ऑल का कोड निकालना है और आपको आर का भी कोड निकालना है और आपको फाइन का भी कोड निकालना है। पहले फाइन का कोड अगर बात करें तो एक फाइन यहां पर है और एक फाइन यहां पर है, यानी कि इसमें कुछ मिस मैच होगा। मैच देखिए अब इसमें आपको क्या सेम लग रहा है, ली स्यू किम और ल्यू स्यू किम, यानी कि किम जो होगा साथियों किम आपका फाइन का कोड हो जाएगा। आर की अगर बात करें, आर एक यहां पर एक यहां पर, इसमें क्या सेम हो रहा है, सी किम डे, तो सी किम डे, ठीक है। इसमें भी तो किम हो रहा है ना। अच्छा अच्छा आर का निकाल लिया, ठीक है। आर का ये हो गया आपका ले के, आर का क्या हो जाएगा, आर का एस ई हो जाएगा। अब बचा क्या साथियों, अब आप लोग देख लीजिए बचा क्या साथियों, किम भी हो गया, एस ई भी हो गया, आर यू बचा, तो आर यू क्या हो जाएगा, ये ऑल का कोड हो जाएगा और यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर। कह रहे हैं कि 5 दोस्त हैं एस आर के जी एम, लकड़ी की एक गोल मेज के परिता मेज के केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। ठीक है, अभिमुख होकर बैठे हैं यानी कि केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हैं। कितने लोग हैं, 3 4 5, 5 लोग हैं। तो साथियों 1 2 3 4 और एक ये 5। उसके बाद कह रहे हैं कि आर के दाईं ओर बैठा है एस, तो आर को कहीं पर भी आप बैठा सकते हो। ठीक है, आर को मान लीजिए यहां पर बैठा लिया, आर के दाईं ओर बैठा है एस, तो एस यहां पर आ जाएगा। जी के बाईं ओर बैठे यानी कि के बाईं ओर कौन बैठा है, जी बैठा है। अभी हम नहीं बैठा सकते, क्या पता कहां बैठना है। उसके बाद कह रहे हैं कि के एस के बीच में आर बैठा है, तो के एस के बीच में देखिए के अगर यहां पर बैठा लें तो के और एस के बीच में आर बैठा है, ये तो बिल्कुल सही है। अब ये हो जाएगा जी जो है ना, जी ये के बाईं ओर बैठा है, तो के बाईं ओर जी बैठा है, तो जी जाहिर सी बात है यहां पर बैठ जाएगा। अब जी हो गया, आर हो गया, ये क्या है, ये के है ना, हाँ ये के है साथियों, आर नहीं है, ये के है, यहां लिख दिया मैंने। अब बचा क्या साथियों, एम बचा, तो एम यहां पर आ जाएगा। और पूछा जा रहा है कि एम और आर के बीच में कौन है, तो एम और आर के बीच में साथियों कौन है, एस है। तो एस क्या होगा, एस आपका राइट आंसर हो जाएगा। और जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर सी के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल देखिए, कह रहे कि एक व्यक्ति ने एक महिला का परिचय अपने पिता की बहन के बेटी के रूप में दिया, तो महिला उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है, ये आपको यहां पर बताने। देखिए एक व्यक्ति ने, मान लीजिए वो व्यक्ति आप हैं, आप क्या हैं साथियों, आप एक व्यक्ति हैं, आपने एक महिला का परिचय, और एक महिला का परिचय देते हुए आप क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि अपने पिता की बहन, यानी कि आप अपने पिता की बहन, आपकी कौन हो गई, वो फूफी हो गई। आपके पिता की बहन आपकी फूफी हो गई, तो फूफी की बेटी है, ये कह रहे हैं कि फूफी की बेटी के रूप में आपने इन महिला का परिचय दिया है, तो ये आपकी कौन हो जाएंगी, फुफेरी बहन हो जाएंगी। फुफेरी बहन ही तो हो जाएंगी, ये फूफी की बेटी है तो फुफेरी बहन हो जाएंगी। तो इस प्रकार फुफेरी बहन कहाँ पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट है। अब अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर, कागज का शीट को मोड़कर निम्न में से कौन सा बॉक्स नहीं बनाया जा सकता। तो यहाँ पर तो साथियों ठीक है चित्र लगा ही नहीं है, इसलिए इसको स्किप कर देना होगा। उसके बाद देखिए एक निश्चित कूट भाषा में REJECT को 57 लिखा जाता है, तो आपको बताना है कि POISSON को SON को क्या लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर अगर बात करें साथियों ये सवाल कैसे होगा, जरा देखिए। ऐसा तो नहीं, इन सभी लेटर्स की प्लेस वैल्यू को जोड़कर ये 57 बनाया गया। जरा देखिए R 18 पर होता है, E 5 पर होता है, J 10 पर होता है, E 5 पर होता है, C 3 पर होता है, T 20 पर होता है। इनको जरा जोड़िए आप, देखिए ये 5 और 10 15 और ये 20 हो गए, 20 और 20 40 हो गए, 40 और 18 कितने हो गए साथियों, 40 और 18 आपके कितने हो गए, 50 58 हो गए, 58 और 3 कितने हो गए साथियों, यहाँ पर 61 हो गए। तो 61 के यहाँ पर तो 61 आया है, लेकिन यहाँ पर तो 57 है। तो ऐसा करें साथियों 61 में 3 प्लस कर दें तो 57 आ जाता है। अब इसको जरा देख लीजिए, P जो है ना, P 16 पर होता है, O 15 पर होता है, I 9 पर होता है, S 9 पर, S 19 पर होता है, ठीक है, और O 15 पर होता है साथियों। उसके बाद 14 पर होता है N। तो इसको अगर आप प्लस करें तो कैसे क्या होगा, देखिए ये 16 और 9 25 हो जाएगा, 25 और 15 40 हो जाएगा, ठीक है ना। 40 हो गया आपका, 40 और ये कितना हो जाएगा, 50 55 हो जाएगा,
55 ये हो गया, और अगर बात करते हैं साथियों 19 और 14 इसमें जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा देखिए जरा, 14 ये आपका 18 हो गया, 6 7 8 यानी कि 88 हो गया। तो जब इसमें 3 माइनस किया गया था तो इसमें भी आपको 3 माइनस करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा साथियों, 85 आ जाएगा। क्या 85 कहीं ऑप्शन में, अगर 85 ऑप्शन में है तो 85 आपका बिल्कुल राइट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर डी वाले में 85 है। ठीक है, अब उसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपके स्क्रीन पर, देखिए और बताइए राइट आंसर यहां पर आपका क्या होगा। यानी कि एच है, खाली जगह है, एस है, फिर 2 बार खाली जगह है, फिर पी एस है, फिर 2 बार खाली जगह है, फिर पी है, खाली जगह है, सी है। तो आपको बताना है कि इन खाली जगह में कौन कौन से लेटर्स आएंगे। सबसे पहला आपको काम करना है कि इसको काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि 12 हैं। तो मैं कह सकता हूं या तो 4 4 का पेयर बनेगा या 3 3 का पेयर बनेगा। 4 का बनाइए, 1 2 3 4 ये अलग हो गया, 1 2 3 4 ये अलग हो गया, 1 2 3 4 अलग हो गया। आप यहां पर अगर बात करें तो क्या क्या देखिए, अगर मान लेते हैं यहां पर एस है, अब देखिए सेकंड लास्ट में एस है, सेकंड लास्ट में एस है, तो जाहिर सी बात है सेकंड लास्ट यहां पर भी एस आ जाएगा। ठीक है, अब शुरू में एच है, तो अगर यहां पर हम क्या रख दें, ठीक है, अगर यहां पर हम साथ एच रख दें और यहां पर भी हम क्या रख दें, एच रख दें, तो एच, अब दूसरे वाले में पी दिख रहा है तो पी यहां पर रख दिया, यानी कि एच पी एस, और लास्ट में सी है ना, तो यहां पर सी आ जाएगा, एच पी एस सी, एच पी एस सी, एच पी एस सी। तो आपको साथियों मिल चुका है एच पी एस सी, एच पी एस सी, एच पी एस सी करके। अब आपको अगला काम ये करना है कि आपने कौन कौन से लेटर्स पेन से लिखे हैं अपने। तो आपने क्या लिखा है साथियों, यहाँ पर पी लिखा हुआ है, आपने पी लिखा है, आपने सी लिखा है, एच लिखा है, सी लिखा है, एच लिखा है, और फिर आपने सी एच लिखा है, और फिर आपने एस लिखा है। तो आपको बताने के ऐसा कहां पर लिखा हुआ है, पी सी एच एस, ऐसा कहां पर लिखा हुआ है, ऐसा ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। और जिनका भी आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। अब साथियों जो सवाल आपके आरआरबी टेक्नीशियन के एग्जाम में पूछे जाएंगे और जिस टाइप के साथियों क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं आरआरबी टेक्नीशियन में, उन सभी सवालों को आप लोग एक बार देख लीजिए। मैथ के सवाल साथियों यहां से आपके शुरू हैं। क्या पूछा जा रहा है, कह रहे एक दुकानदार ने 2600 अंकित मूल्य वाले एक टेबल फैन को 18% की छूट पर खरीदा, यानी कि 2600 रुपए उस पर लिखे थे और 18% की छूट पर साथियों उसको खरीद लिया, और इसने उसका अंकित मूल्य 2800 रुपए रखा और इस पर 15% की छूट दी। ठीक है, तो इसे कितने का रुपए का लाभ होगा ये आपको बताना है। देखिए 2600 रुपए की अगर कोई वस्तु अंकित है, उस पर 18% की छूट अगर मांगी जा रही, तो मैं कहूंगा साथियों उसको 82% में जो है ना वो क्या किया जा रहा है, खरीदा जा रहा है। 2600 रुपए ने 18% की छूट है, तो 82% में खरीदा जा रहा है। तो देखते हैं साथियों 18% की जब छूट मिल जाएगी तो कितने रुपए की वो वस्तु होगी। 26 और 82 की गुणा कर दीजिए, 26 और 82 की गुणा कर दीजिए, 6 दूना 12, 2 दूना 4 और 1 5 हो जाएगा। ठीक है, 6 48 आपका हो जाएगा, 8 दूना 16 और यहाँ पर आपका 20 आ जाएगा, 2 आ गया, 13 आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, यानी कि अगर कोई चीज 2600 रुपए की और 18% छूट दी जाती है तो वो वस्तु 2132 रुपए की हो जाती है। अब यहां पर कहा गया है कि 2132 रुपए की वस्तु को उसने 2800 रुपए पर वो बेच रहा है, 2800 रुपए पर वो बेच रहा है, लेकिन कह रहा है कि 15% की मैं इसको छूट दे दूंगा। तो 15% की छूट देगा, यानी कि 85% में बेचा गया। तो अब साथियों इसको निकालने के लिए 85 की गुणा 28 से कर लीजिए, 85 की गुणा 28 से कर लीजिए, 8 पंजे 40 हो जाएगा और 8 64 और यहाँ पर 68 आ जाएगा, और ये 10 आ गया, 8 दूना 16, 17 आपका आ जाएगा, 0 8 और ये आपका 13। यानी कि अगर बात करें, देखिए इतने रुपए की वो वस्तु हो गई थी, अब वो उसको 2380 रुपए की बेच रहा है। तो आपको बताने कितने रुपए का लाभ हो रहा है, 2132 रुपए से 2380 रुपए, कितने रुपए का उसको साथियों लाभ हो रहा है, यही आपको निकालना है। एक सेकंड, यही आपको निकालना है। 2380 में से हमें 2132 को घटाना पड़ेगा, तो यहां पर कितने आ जाएंगे साथियों, 8 आ जाएंगे, ये 7 में से 3 जाएगा तो 4 आ जाएगा, और यहां पर साथियों 2, यानी कि 248 का उसको लाभ हो रहा है। 248 कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी वाले में है। अब अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए राइट आंसर यहां पर आपका क्या होगा। ये अनुपात है साथियों। देखिए यहां पर अगर बात करें 73,500 की एक धनराशि को, 73,500 की धनराशि को ए बी सी और डी में जो विभाजित किया गया है ना, ए को 3 दिया गया है, तो बी को 7, सी को 9 दिया गया है, डी को 11 दिया गया, ये आपसे कहा जा रहा है। तो कहने के ए और डी के हिस्सों का योग कितना होगा।
ठीक है, अब देखिए टोटल राशि कितनी है, 73,500 है, 73,500 कुल राशि है। और अगर बात करें, अब देखिए शॉर्ट ट्रिक से अगर बात करें तो ए और डी के कुल हिस्सों का योग आपसे यहां पर पूछा गया, तो ए और डी के कुल हिस्सों का योग कर लीजिए, 11 डी का है और ए का 3 है, तो ये कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, ठीक है ना, 14 हो जाएगा। तो अब यहां पर क्या आ जाएगी, यहां पर इन सब का योग आ जाएगा, 11 9 कितना हो जाएगा आपका 20, 20 और 27 बोले तो यहां पर 30 आ जाएगा। इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 0 आ गया। अब 14 की गुणा 2450 से आप कर लीजिए, यानी कि 245 की गुणा 14 से कर लीजिए, 4 पंजे 20 हो गया, 4 चौक 16, 17 18 आ गया, 4 दूना 8 और एक आपका 9 आ गया। तो यहाँ पर साथियों 5 4 2 आ गया, 0 आ गया, 13 आ गया, 14 आ गया, 3 आ गया और एक 0 ये वाला बढ़ जाएगा जो लगाया नहीं था। तो 34,300 आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए और डी के हिस्सों का योग कितना हो जाएगा, 34,300 हो जाएगा। तो जिनका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी था, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, कहा जा रहा है कि एक निश्चित राशि 6 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाती है, वही राशि उसी ब्याज दर पर कितने समय में स्वयं की 5 गुना हो जाएगी। अगर कभी भी इस टाइप का, इस स्ट्रक्चर का साथ सवाल आपसे पूछा जाए, यहां पर संख्या कुछ भी हो सकती है, कहा जाए कि एक निश्चित राशि है, कोई भी राशि है, वो इतने वर्षों में को स्वयं की दोगुनी हो जाती है, तो बताइए कि उसी ब्याज दर पर वो कितने समय में स्वयं की इतने गुना हो जाएगी। ऐसे करके सवाल आए तो आपको लिखना है 6 वर्षों में खुद की दोगुनी हो जाती है, तो आप ऐसे कर लेंगे 6 वर्षों में क्या, 6 वर्षों में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है, तो 2 माइनस 1 कर देना। यहां पर लिखा होता 3 गुनी हो जाती है, तो 3 माइनस 1 कर देते। तो कहने के कितने वर्षों में, मैं कहूंगा साथियों इतने वर्षों में, टी वर्षों में वो खुद की स्वयं की 5 गुनी हो जाएगी, तो 5 माइनस 1 हो जाएगा। 4 गुनी होती तो 4 माइनस 1 हो जाता। आप 6/टी, ये शॉर्ट ट्रिक है, 2 में से 1 गया, 1 बचेगा, यहां पर साथियों 4 बचेगा, बराबर है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा लीजिए, 4 की गुणा 6 से हो जाएगी, टी की गुणा 1 से हो जाएगी, तो टी बराबर कितना आ जाएगा, 4 छंग आपका 24 हो जाएगा। तो 24 वर्ष आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि एक निश्चित राशि 6 वर्षों में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है, तो वही राशि उसी ब्याज दर पर 24 वर्षों में स्वयं की 5 गुनी हो जाएगी। तो 24 वर्ष आपका यहां पर बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। ठीक है, चलिए अब उसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कह रहे कि 5 वर्ष पहले ए बी सी की औसत आयु 20 वर्ष थी, 6 वर्ष पहले बी और सी की औसत आयु 9 वर्ष थी, तो अब से 3 वर्ष के बाद ए की आयु कितनी होगी, 45 वर्ष, 48 वर्ष, 47 वर्ष या 41 वर्ष। अब देखिए इसको थोड़ा सा इस कम स्टेप में अगर करना चाहें तो कैसे करेंगे, ए बी सी की औसत आयु 20 वर्ष थी, तो अगर मैं आपसे कहूं कि ए बी सी की टोटल आयु का योग कितना हो जाएगी, 3 लोग हैं ना, तो 3 की गुणा 20 से हो जाएगी, तो ये साथियों 60 हो जाएगा। लेकिन कहने के 5 वर्ष पहले की है, तो अगर सब में 5, अब अगर वर्तमान की हमें जोड़ें तो सब में 5 5 5 प्लस करना पड़ेगा, तो 15 हम इसमें प्लस कर देंगे। तो मैं कह सकता हूं कि ए प्लस बी और सी की वर्तमान आयु का योग कितना है, 60 15 75, यानी कि इनकी आयु का योग कितना है, 75 है। उसके बाद कह रहे हैं कि बी और सी की औसत आयु 9 है, तो मैं कहूंगा अगर बी और सी की कुल आयु का योग हम ज्ञात करें तो बी और सी 2 लोग हैं ना, तो 9 की गुणा 2 से यानी कि 18 वर्ष हो जाएगी। लेकिन यहां पर कहने के 6 वर्ष पूर्व, तो 6 वर्ष इसमें प्लस करो, 6 वर्ष इसमें प्लस करो, यानी कि 12 वर्ष इसमें आप प्लस कर दो, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगी साथियों, 30 वर्ष हो जाएगी, यानी कि बी और सी की वर्तमान आयु का योग कितना हो जाएगा, आपका 30 वर्ष हो जाएगा। तो अब आपसे कहा जा रहा है कि ए से 3 वर्ष बाद की ए की वर्तमान आयु कितनी है, ये ज्ञात करिए पहले तो। अब यहां पर ए प्लस बी प्लस सी बराबर 75 है, बी प्लस सी बराबर 30 है, तो 75 में से अगर आप 30 घटाओगे तो आपको ए की आयु मिल जाएगी, वर्तमान आयु। तो यहां पर 5 आ जाएगा और 7 में से जाएगा 300, कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा, यानी कि ए की कितनी आयु निकल आई साथियों, 45 वर्ष आयु निकल आई। लेकिन कहा जा रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद ए की आयु कितनी होगी, तो 3 वर्ष इसमें साथियों जोड़ दीजिए। आपसे अगर आप 45 वर्ष है तो 3 वर्ष बाद 48 वर्ष हो जाएगी, तो 48 आपका यहां पर क्या होगा, 48 वर्ष साथियों आपका यहां पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एक कारखाने को 144 दिनों में एक निर्धारित संख्या में वस्तुओं के निर्माण के लिए 56 मशीनों की आवश्यकता होती है। यानी कि एक कारखाना है, उसमें 144 दिनों में, ठीक है, 44 दिनों में अगर कोई चीज़ का निर्माण करना है तो 56 मशीनों की आवश्यकता होती है।
तो उसी संख्या में वस्तुएं 96 दिनों में बनाने के लिए कितनी मशीनों की आवश्यकता होगी। देखिए यहां पर अगर बात करें 144 दिनों में अगर कोई काम करना है तो 56 मशीनों की आवश्यकता होती है। अगर मैं आपसे कहूं कि हमें एक दिन में कोई काम कंप्लीट करना है, वो काम कंप्लीट करना है, तो कितनी मशीनों की आवश्यकता होगी, तो हमें कितनी मशीनों की आवश्यकता होगी मैं आपको बता देता हूं, 56 गुणा 144। ठीक है, 56 गुणा 144 मशीनों की आवश्यकता होगी अगर हमें एक दिन में कोई काम करना हो। तो यहां पर कह रहे हैं कि उसी संख्या में वस्तुएं 96 दिनों में अगर बनाना हो तो कितनी मशीनों की आवश्यकता हो। तो 96 दिनों से सातों इसको क्या कर दो, भाग कर दो, आपको मशीनों की पता चल जाएगी संख्या कितनी हमें चाहिए होंगी। ठीक है, तो इसको अगर सातों कट करें तो 12 की अगर 12 से करेंगे 44 आ जाएगा, 12 50 60, 12 चंग 72, 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96 यहां पर आ गया, और 8 8 8 सत्ते आपका 56 हो गए। तो 12 सत्ते कितना हो जाएंगे, सातों 84 हो जाएंगे, यानी कि 84 मशीनों की हमें क्या पड़ेगी, आवश्यकता पड़ेगी। तो इस प्रकार आपका राइट आंसर जो जाएगा वो किस ऑप्शन के साथ जाएगा, वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कहा जा रहा है साथियों आपसे, यानी कि 6 वर्ष पहले ए बी की आयु का अनुपात कितना था, 17:13 था। यानी कि 6 वर्ष पहले अगर ए 17 वर्ष का था तो बी 13 वर्ष का था, और कह रहे हैं उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है। तो अब से 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो साथियों यहां पर हम क्या करेंगे, उनकी आयु निकाल लेंगे हम। ठीक है, तो उनका अनुपात भी बहुत आराम से निकल आएगा। तो देखिए सबसे पहले यहां पर अगर बात करें तो वर्तमान आयु उनकी कितनी है, वर्तमान आयु उनकी 5x और 4x है। वर्तमान आयु उनकी 5x और साथियों 4x है। यहां पर कहा गया है कि 6 वर्ष पहले, तो 6 वर्ष पहले तो 6 माइनस कर लीजिए, वर्तमान आयु में 6 वर्ष जब माइनस करेंगे तो कहेंगे 6 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात कितना था, 17:13 था। तो 17 बटे यहां पर 13 हो जाएगा। अब यहां से साथियों x का मान निकाल लीजिए और फिर उनकी 5 की x से गुणा करके वर्तमान आयु भी मालूम पड़ जाएगी। तो 13 पंजे कितना हो जाएगा साथियों, 65x हो जाएगा, माइनस 13 पंजे 65, 13 छंग आपका 78 हो जाएगा, और बराबर 17 चौक कितना हो जाएगा, 68x हो जाएगा। यहां पर साथियों माइनस आ जाएगा, और 17 छंग कितना हो जाएगा, 102 हो जाएगा। अब देखिए 65 है, ये 68 है, तो ये 68x में से जब 65x उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। ठीक है, और ये बराबर है, अब यहां पर अगर बात करिए माइनस का इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, और ये इधर ही को है तो ये साथियों क्या, ये माइनस का ही रहेगा। तो 68 में से 65x जाएगा तो यहां पर 3x बचेगा, और इसको अगर माइनस करते 12 में से 8 जाएगा तो 4 बचेगा, 9 में से 7 जाएगा तो कितना 24 हो जाएगा। तो मैं कहूंगा साथियों यहां पर अगर हम लोग बात करें, यहां पर साथियों हम लोग बात करें 3 एकम 3, 3 अट्ठे कितना हो जाएगा, 3 अट्ठे 24 हो जाएगा, यानी कि x का मान कितना निकला है, 8 निकला है। और a की वर्तमान आयु कितनी थी साथियों, 5x थी, और b की वर्तमान आयु कितनी थी, 4x थी। तो दोनों की वर्तमान आयु हम निकाल सकते हैं, 8 पंजे 40 वर्ष और 8 चौक 8 चक्कू 32 वर्ष। ठीक है, तो यहां पर कहा गया था कि आपसे 4 वर्ष के बाद इनकी आयु कितनी हो जाएगी। तो 4 वर्ष बाद इसकी आयु 44 वर्ष हो जाएगी और इसकी आयु 36 वर्ष हो जाएगी, लेकिन इसका अनुपात आपसे पूछा जा रहा है। तो 4 से कट कर लीजिए, 4 नीम 36, 4 एकम 4, 4 एकम 4। तो साथियों अब से 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 11:9 हो जाएगा। और 11:9 कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए वाले में है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का साथियों सवाल है आपकी स्क्रीन पर। इस सवाल देखिए बहुत अधिक सवाल नहीं है, एक आध सवाल और बाकी है बस। यानी एक वस्तु का अंकित मूल्य 480 है, अंकित मूल्य पर 18% की छूट दी जाती है, और एक दुकानदार 63.60 का लाभ अर्जित करता है, उसका प्रतिशत लाभ कितना होगा। अब देखिए कोई वस्तु पर अंकित मूल्य कितना है, 480 रुपए है, और इस पर 18% की साथियों छूट दी जाती है। कितने प्रतिशत की, 18% की छूट दी जाएगी, यानी कि इसको 82% में साथियों बेचा जाएगा। इतनी बात क्लियर है। तो जब 480 रुपए लिखी वस्तु को 82% में बेचा जाता है तो वो वस्तु कितने की बिकती है, ये जरा देखिए। ठीक है, ये जरा देखिए। तो 48 और 82 की आप गुणा करा लीजिए, 48 और 82 की गुणा, 8 दूना 16 हो जाएगा, 4 दूना 8 और 1 9 हो जाएगा, 8 8 64 हो जाएगा, 4 अट्ठे 32 32, और ये आपका 6 38 हो जाएगा। ये आ गया 6 आ गया, ये 13 आ गया, ये 9, ये 3 आ गया, और नीचे क्या था, 10 था, तो इसको अगर कट करेंगे पॉइंट लगा देंगे, यानी कि 393.6 रुपए की वो वस्तु हो जाएगी। कहने का मतलब है अगर 480 रुपए किसी वस्तु पर लिखे और 18% की छूट दी जाती है तो वो वस्तु 393, ठीक है, 393.6 रुपए की बिकेगी। तो और यहां पर क्या था साथियों, अब क्या कहा जा रहा है, कह रहे कि एक दुकानदार 63.60 का लाभ अर्जित करता है।
यानी कि जब कोई वस्तु 393.6 रुपए में बेची जाती तब भी उसको 63 रुपए का लाभ होता है। तो साथियों अगर हम इसमें से लाभ घटा दें तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें क्रय मूल्य मिल जाएगा। ठीक है, तो 63.60 इसमें से हम घटा देते। अब इसको अगर घटाएं तो कैसे लिखेंगे साथियों, 393.60 और 0.60 इधर भी है और ये 63 आ जाएगा। तो ये तो साथियों 0 आ गया, यहाँ पर 0 आ गया, यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा 3 और 3 यानी कि 330 रुपए यहाँ पर आ जाएंगे। तो 330 रुपए क्या हो जाएंगे, 330 रुपए ये आपके क्रय मूल्य हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा। तो अब कहा गया जा रहा था कि उसका लाभ को प्रतिशत में बताइए। लाभ कितना उसका निकल रहा है, इसको मैं हटा देता हूं। लाभ की अगर बात करें, लाभ उसका साथियों कितना दे रखा है, लाभ उसका दे रखा है 63.60। तो इसको प्रतिशत में बदलना है, प्रतिशत में बदलना है तो गुणा 100 लगाएंगे। अब नीचे क्रय मूल्य निकलेगा और इसीलिए तो हमने ये क्रय मूल्य निकाला, वरना नहीं निकाल पाते। 330 रुपए ये आपका क्रय मूल्य हो जाएगा। अब इस पॉइंट को हटाएंगे, नीचे 2 0 आ जाएंगे, 100 आ जाएगा। इससे ये आपका कैंसिल हो जाएगा, इससे ये आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, 11 3 33 हो जाएंगे और इसको अगर कट करें, ये कट होगा नहीं, एक काम करो 3 से कट करते हैं। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 एकम 3, 3 दूना 6, ये आ गया। अब इसको अगर कट करें कितना आ जाएगा साथियों, 212 बटे यहाँ पर 11 आ चुका है। ठीक है ना, अब यहाँ पर अगर बात करें 11 आ गया, 11 एकम 11 आ गया और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10 जाएगा तो ये 102 हो जाएगा। 11 नीम कितना हो जाएगा, 99 हो जाएगा। 3 बचेगा, वो 3 यहाँ पर आ जाएगा। तो मैं कहूँगा 19 सही 3 बटे 11 आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि उसको लाभ कितना मिला है, लाभ कितना मिला है अगर बात करें साथियों 19 सही 3 बटे 11 प्रतिशत। कहाँ पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। एक कार 10% के लाभ पर 66,000 रुपए में बेची जाती है, इसे 600 रुपए अधिक में बेचा जाता तो प्रतिशत लाभ कितना होता। देखिए अगर कोई कार 10% के लाभ पर बेची जा रही है यानी कि उसको 110% में बेचा जा रहा है, और जब किसी वस्तु के 110% में बेचा जा रहा है तो वो 66,000 रुपए की बिक रही है। तो साथियों ये क्या हो जाएगा, अगर हम ज्ञात करें कि इसका क्रय मूल्य कितना होगा तो साथियों हमें 100% की वैल्यू निकालना होगी। 110% की वैल्यू 66,000 है, तो 100% की वैल्यू साथियों क्या हो जाएगी, वही इसका क्रय मूल्य है। क्योंकि हमें प्रतिशत लाभ निकालना है तो उसके लिए क्रय मूल्य की आवश्यकता पड़ेगी। तो 100% की वैल्यू साथियों कैसे निकाले, 66,000 गुणा यहाँ पर 100 हो जाएगा और बटे क्या हो जाएगा, नीचे 110 हो जाएगी, नीचे आ जाएगा। तो इससे ये आपका कैंसिल हो जाएगा, 11 कम 11, 11 छंग 66 हो जाएगा, 00 आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद साथियों यहाँ पर क्या हो जाएगा, 600 की गुणा 100 से होगी तो यहाँ पर 60,000 आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर किसी वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो 60,000 है, इसको 10% के लाभ पर बेचा जाता है तो ये वस्तु 66,000 रुपए की बिकती है। तो कहने कि अगर इसे 600 अधिक में बेचा जाता है, यानी कि 10% के लाभ पर बेचा गया था ना, अगर इसको 600 रुपए अधिक में बेचा जाता तो कितना प्रॉफिट होता। देखिए अगर 600 रुपए अधिक में बेचा जाता ना तो ये कितने की बिकती, तो ये साथियों 66,600 रुपए की बिकती। तो कितना लाभ होता, खरीदी है 60,000 की, बेची जा रही है 66,600 की, तो कितना साथियों लाभ हो रहा है, साफ साफ लाभ जो हो रहा है वो 6600 का हो रहा है। कितना, 6600 का हो रहा है। तो आपसे यही तो पूछा जा रहा है कि लाभ को प्रतिशत में बताइए। तो लाभ कितना हुआ है 6600, प्रतिशत में बदलने के लिए गुणा से 100 करेंगे और नीचे क्रय मूल्य लिखेंगे, जो क्रय मूल्य हम निकाल चुके हैं। 60,000 यहाँ पर क्या है, आपका क्रय मूल्य है, 60,000 क्रय मूल्य। इन 4 0 से ये 4 0 कैंसिल हो जाएंगे। 6 कम 6, 6 कम 6 यानी कि 11% का लाभ होगा। और 11% का लाभ साथियों कहां पर है, ऑप्शन नंबर सी वाले में। तो जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर सी के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट है। तो ये आपने देखे साथियों मैथ के क्वेश्चंस, रीजनिंग के क्वेश्चंस और उसके अलावा साइंस के क्वेश्चन और करंट अफेयर के क्वेश्चन। पहले हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।